नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार, टीजीटी एसएसटी दिल्ली। तो आज हमारी एनसीईआरटी की जो सीरीज है उसकी अगली वीडियो, इसमें हम सभी एनसीईआरटी के जीएस और जीके से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। इसमें आपको हर प्रश्न की शानदार व्याख्या मिलेगी, जिसमें आपको साथ में एक प्रश्न से कम 3 या 4 फैक्ट आपको मिलेंगे और इस हिसाब से आपको 15 प्रश्नों से 50 या 60 प्रश्नों के बारे में पता चलता है। और ये प्रश्न हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी, एनडीए, सीटेट, एचटेट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, डीएसएसबी या एचएसएससी, सीईटी कुछ भी हो, हर परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल कंप्लीट जीएस 360 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कम से कम एक लाइक जरूर करें। तो अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं किस भाषा में दी? तो महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उन्होंने अपनी शिक्षाएं किस भाषा में दी? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, मागधी, खरोष्टी। तो इन चारों में से जो हमारा राइट आंसर है वो है प्राकृत। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं जो हैं वो प्राकृत भाषा में दी, जो उस समय जन सामान्य की भाषा थी, ताकि सभी लोग उनके उपदेशों और शिक्षाओं को ग्रहण कर सकें। बाकी जो ऑप्शन है इनमें संस्कृत प्राचीनतम भाषा, मागधी इसमें जैन धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी गई, खरोष्टी में अशोक के कुछ अभिलेख इस लिपि में लिखे गए। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ व्याकरण की रचना किसने की? यानी कि व्याकरण नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है बाणभट्ट, कपिल, कौटिल्य, पाणिनि। तो व्याकरण नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना पाणिनि ने की थी, पाणिनि। और पाणिनि ने ही एक दूसरी बुक अष्टाध्यायी ये भी लिखी। और पाणिनि का जो संबंध है वो पुष्यमित्र सोम, और इन्होंने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसकी रचना की थी। बाकी जो ऑप्शन है इनमें बाणभट्ट की जो पुस्तक है वो हर्ष चरित और कादम्बरी, ये 2 किताबें जो हर्ष के दरबारी थे। कपिल जो है ये सांख्य दर्शन से संबंधित हैं, और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी। ये आपको नोट करना है। अगला जो प्रश्न है तीसरा, प्रथम बार जैन धर्म की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व किस स्थान पर लिखी गई? यानी कि पहली बार इनको लिखित रूप कहां पर दिया गया? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बोधगया, वल्लभी, उज्जैन। ये तीसरा जो ऑप्शन है ये हमारा राइट है, और ये वल्लभी है, वल्लभी गुजरात में ये शिक्षाएं पहली बार लिखी गई। पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम, मगध साम्राज्य की राजधानी, बोधगया बिहार में महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल, और उज्जैन मध्य प्रदेश में जो अवंती महाजनपद की राजधानी था। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो इसके हमारे ऑप्शन है अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अर्थशास्त्र। तो बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे वो इन ग्रंथों में से किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो पहले जो 3 हैं ये तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, और इनमें जो नियम हैं वो विनय पिटक में लिखे गए हैं। बाकी अभिधम पिटक ये बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित है, सूत पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं, और अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया राजनीति शास्त्र का एक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, कार्ले की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं किस राज्य में हैं? इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो कार्ले की जो प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं हैं वो हमारा राइट आंसर है महाराष्ट्र में है, और इन गुफाओं का निर्माण 160 ईस्वी के आसपास हुआ, और इनका जो निर्माण था वो सातवाहन शासकों द्वारा करवाया गया। ये आप नोट रखेंगे। बाकी जो बौद्ध धर्म से संबंधित
दूसरे स्थान है उनमें बिहार में बोधगया, मध्य प्रदेश में सांची, उत्तर प्रदेश में सारनाथ। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है छठा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? जो ऑप्शन है 2001, 2011, 2005 या 2000। तो इसका हमारा राइट आंसर है 2005। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है ये 1956 में बना था और 2005 में इसमें संशोधन किया गया और महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया गया। ये नोट रखना, महिलाओं को पहली बार संपत्ति में उत्तराधिकारी घोषित किया गया 2005 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है सातवां, 23 मई 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है बचेंद्री पाल, कल्पना चावला, जुनको तावी, कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो 23 मई 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम जो महिला थी उसके बारे में हमें बताना है और वो भी भारतीय महिला पूछी गई है। तो भारतीय में हमारा जो राइट आंसर है वो बचेंद्री पाल है। बचेंद्री पाल 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर चढ़ी और ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है और एवरेस्ट नेपाल में सबसे विश्व की ऊंची चोटी 8,848 मीटर की ऊंचाई, ये नोट करना है। बाकी जो ऑप्शन है उनको हम देखते हैं। कल्पना चावला ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो पहली बार 1997 में अंतरिक्ष में गई और दूसरी बार अंतरिक्ष से लौटते हुए ही 1 फरवरी 2003 को दुर्घटना में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। जुनको ताबी जो है ये विश्व की पहली महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगला प्रश्न है आठवां, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोरगे शेरपा प्रथम बार एवरेस्ट पर कब चढ़े? तो इसका ऑप्शन है 10 मई 1965, 1 मई 1993, 29 मई 1953 और 1 जून 1991। इसका हमारा जो राइट आंसर है वो 29 मई 1953, यानी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर पहली बार जो चढ़ने वाले व्यक्ति थे उनमें न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोरगे जो 29 मई 1953 को इस पर चढ़े और ये 8,848 मीटर ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है नौवां, 16 मई 1975 को जुनको ताबी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला किस देश से थी? तो इसमें ऑप्शन है रूस, भारत, नेपाल, जापान। तो जुनको ताबी का संबंध जो है वो जापान से था और ये पहली महिला थी, फर्स्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ी। और भारत की अगर बात करें तो हमने पहले पढ़ा बचेंद्री पाल जो है इस पर चढ़ी थी, पहली महिला भारतीय। अगला जो प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा भाग 11,022 मीटर जो गहरा है मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, अंटार्कटिका। तो ये जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है ये कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। ये प्रशांत महासागर में है, 11,022 मीटर इसकी गहराई है। ये विश्व का सबसे गहरा भाग है और ये अमेरिका यानी कि मेक्सिको के नजदीक है। और जो मेरियाना गर्त है ये चैलेंजर द्वीप के पास है, चैलेंजर द्वीप के पास है, ये आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है मैत्री और भारती भारत के शोध संस्थान किस महाद्वीप में स्थित हैं? यहाँ पर किस आएगा, किस महाद्वीप में है? ऑप्शन है अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। आप सभी दोस्तों से एक बार फिर से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल कंप्लीट जीएस 360 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इस पर जो भी वीडियो बनाई जाएंगी वो सभी जीएस और जीके के लिए, हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एनसीईआरटी से ये प्रश्न लिए गए हैं, कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं है। ये बिल्कुल 8-10 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर तैयार किए गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न जो है हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या ग्रुप डी हो, हर परीक्षा के लिए। क्योंकि जिस भी कैंडिडेट का एनसीईआरटी पर पकड़ होता है वही एग्जाम में अच्छा कर सकता है। तो आप इसके लिए लगातार ये वीडियो जरूर देखें। जितनी भी जीएस और जीके की बुक्स होती हैं वो सभी एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं, उन्हीं से तैयार की जाती हैं। तो आप सभी इन प्रश्नों को जरूर इनकी प्रैक्टिस करें। तो मैत्री और भारती भारत के शोध संस्थान किस महाद्वीप में स्थित हैं? ऑप्शन है अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो इसमें हमारा राइट आंसर है अंटार्कटिका।
ये भारत के दो महत्वपूर्ण शोध संस्थानों के नाम है, मैत्री और भारती। इनमें एक बार हम देख लेते हैं। भारत का जो सबसे पहला अंटार्कटिका पर शोध संस्थान था वो 1983 में दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया गया। इसका नाम दक्षिण गंगोत्री था, लेकिन ये 1988 में बर्फ से दबकर नष्ट हो गया। 1988 में उसके बाद उसके बाद 1988 में ही वहां पर मैत्री स्थापित किया गया, मैत्री शोध संस्थान। और 2012 में भारती, तीसरा जो शोध संस्थान है भारती, वो 2012 में अंटार्कटिका पर स्थापित किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत म्यांमार। तो इसमें पाक जो जल संधि है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, भारत और श्रीलंका। इसके एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और दूसरी तरफ मन्नार की खाड़ी है। बीच में ये पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करती है। बाकी जो ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है इसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं और ये 3323 किलोमीटर लंबी है। भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है ये सबसे ज्यादा लंबी है, 4096 किलोमीटर। और भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा रेखा है वो 1643 किलोमीटर लंबी है। ये सभी पॉइंट नोट रखने हैं। अगला 13वां प्रश्न है, एशिया और यूरोप के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? ऑप्शन है एंडीज, हिमालय, यूराल, एटलस। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो है यूराल। यूराल पर्वत श्रृंखला जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है और ये रूस में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1895 मीटर है। और बाकी ऑप्शन अगर हम देखेंगे, एंडीज ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में और ये 4000 मील लंबी है। दूसरा हिमालय भारत और चीन के मध्य, ये हमें पता है, भारत के उत्तर में। एटलस है, ये अफ्रीका महाद्वीप की एक पर्वत श्रृंखला है और एटलस जो पर्वत श्रृंखला है ये सहारा, रेगिस्तान और भूमध्य सागर को अलग करती है। सहारा, रेगिस्तान और भूमध्य सागर को अलग करती है, यानी कि दोनों के बीच में फैली हुई पर्वत श्रृंखला एटलस अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है 14वां, सभी मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? ऑप्शन है अक्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। यानी कि इसमें हम वायुमंडल की जो परतें हैं उनके बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें जितने भी प्रश्न होते हैं इनकी शानदार व्याख्या आपके सामने रखी जाती है ताकि कोई भी फैक्ट में आपको कंफ्यूजन ना हो। सभी जो आंसर हैं वो ऑथेंटिक हैं और सभी एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। तो सभी आप कंप्लीट जीएस 360 इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जरूर करें। तो ये हमारा प्रश्न है, सभी मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? ऑप्शन है अक्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो अक्षोभ मंडल है। अक्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, चक्रवात, वर्षा, बादल, ये सभी इसी से संबंधित हैं। और इसकी जो ऊंचाई है वो ध्रुवों पर 7 किलोमीटर के आसपास है और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक ये औसत फैली हुई है। उसके बाद मध्य मंडल इसके बाद की परत है, फिर आयन मंडल, ये बहिर्मंडल का एक भाग है। और जो वायुमंडल है इसकी ऊंचाई 1600 किलोमीटर तक मापी गई है, फैला हुआ है। और ऊंचाई के साथ साथ इसमें तापमान में गिरावट आती है। अगला प्रश्न है, वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अनुकूल परत कौन सी है वायुमंडल की? तो ऑप्शन है अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसमें अक्षोभ मंडल अभी हमने पढ़ा था, मौसमी घटनाओं से संबंधित है। तो वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल सबसे उपयोगी, अनुकूल होती है।
इसकी ऊंचाई 10 से 50 किलोमीटर मानी गई है। और इसी में ओजोन परत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओजोन परत समताप मंडल का ही एक भाग है जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर होती है। और आयन मंडल जो है ये बाह्य मंडल का एक भाग है जो 80 किलोमीटर से ऊपर है। और आयन मंडल ही रेडियो संचार को संभव बनाता है। धन्यवाद।